100 दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने 133 ऑफिस और स्वायत्त निकायों में ई ऑफिस प्लेटफॉर्म को लागू करने की योजना का अनावरण किया। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार्यों को और अधिक सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना है। ई ऑफिस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किया गया। इसके प्रमुख घटक में ई फाइल यानी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई ऑफिस सरकारी ऑफिस को कार्यप्रणाली को उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने में मदद करते हैं। साइट्स ने रोजवुड वृक्ष की कटाई और व्यापार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोजवुड को हिंदी में शीशम कहते हैं। साइट्स विभिन्न शीशम प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख करता है, जिसमें डलबर्गिया, अफजेलिया, खाया और टेरोकार्पस प्रजातियां शामिल हैं। इन प्रजातियों को परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया है। यह दर्शाता है कि उन्हें तुरंत विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन अगर उनके व्यापार को विनियमित नहीं किया जाता तो वे जोखिम में पड़ सकते हैं। यहाँ साइट्स से तात्पर्य है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। भारत नवंबर 2024 में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा एक कार्यक्रम में की गई। इस पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को एक व्यापार अनुकूल देश तथा इस क्षेत्र में एक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है। यह मीडिया एंड एंटरटेनमेंट उद्योग में संवाद, व्यापार सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा और नए अवसरों का पता लगाने और चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया। इसे IIM बेंगलुरु, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया और अन्य संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए इनोवेटिव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है, जो देश की आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करे। यह परिवहन सेवा से जुड़े लोगों, शोधकर्ताओं और अन्य को इनोवेटिव बिजनेस मॉडल विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है तथा विकसित मॉडल ऐसा हो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्रकों को अपनाने में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करता हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और खसरे के टीके से चूकने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। ये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि को दर्शाते हैं और इन नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत उन 10 देशों में शामिल है जहां वैश्विक स्तर पर खसरे के टीके से 55% बच्चे वंचित हैं। इन 10 देशों में नाइजीरिया, इथियोपिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पाकिस्तान और सूडान आदि देश शामिल है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में खसरे का प्रकोप 103 देशों में हुआ है, जहां दुनिया के लगभग 3/4 बच्चे रहते हैं। खसरा श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, नाक बहना, पूरे शरीर पर दाने इत्यादि शामिल है। यह छोटे बच्चों में निमोनिया और मस्तिष्क की सूजन का कारण बनता है, जो कि घातक साबित हो सकता है। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब जीता। इस खिताब को अर्जेंटीना ने 16वीं बार अपने नाम किया। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया। यह अर्जेंटीना की लगातार तीसरी मेजर टूर्नामेंट ट्रॉफी थी और इस मामले में अर्जेंटीना ने स्पेन की बराबरी की। इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा था। प्रधानमंत्री के इस अभियान का लक्ष्य देश भर में लगभग 140 करोड़ पौधे लगाना था। वहीं मध्य प्रदेश का लक्ष्य 5.5 करोड़ पौधे लगाना है और मध्य प्रदेश के इस अभियान का हिस्सा बने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश को भारत के फेफड़े की संज्ञा दी। भारत में जल्द ही गेम चेंजिंग दवा टिर्जेपेटाइड को अनुमति मिल सकती है। दरअसल भारत के औषधि नियामक की एक विशेषज्ञ समिति ने टिर्जेपेटाइड को हरी झंडी दे दी है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसके निर्माता एली लिली को भारतीय बाजार में उत्पाद लॉन्च करने की अनुमति मिल जाएगी। इसी तरह का काम
सेमाग्लूटाइड भी करता है। सेमाग्लूटाइड और टिर्जेपेटाइड पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये दोनों मुख्य रूप से डायबिटीज बीमारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वजन घटाने के मामले में ये गेम चेंजर की तरह काम कर रहे हैं। ये मस्तिष्क और पाचन तंत्र के माध्यम से वजन को नियंत्रित करते हैं तथा इस तरह की कुछ दवाओं को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मंजूरी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर वे राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस यानी मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र का शुभारंभ करेंगे और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2023 भी जारी की जाएगी। यह बैठक केंद्रीय और राज्य सरकार एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय और तालमेल पर केंद्रित होगी। 2047 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने से संबंधित रणनीति पर भी चर्चा होगी। दक्षिण कोरिया के बुसान में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया पहली बार इस द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये 45वां साइंटिफिक असेंबली ऑफ द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च की सभा है, जिसमें 60 देशों के लगभग 3000 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और उद्योग अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस सम्मेलन का नेतृत्व कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को प्रमुख स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड देना बंद कर दिया है। दरअसल इन तीनों ने पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इसके कारण केंद्र ने इनके समग्र शिक्षा अभियान फंड को रोक दिया। आपको बता दें कि 2022 में शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने पीएम श्री स्कूल नाम से एक नई पहल की घोषणा की थी। इसके तहत पहले चरण में कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना था। योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक है। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 11 और 12 सितंबर को सिविल एविएशन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक हवाई यातायात में अहम योगदान देता है, क्योंकि कुल वैश्विक उड़ान में एशिया प्रशांत क्षेत्र की हिस्सेदारी 33% से अधिक हो गई है। वहीं यदि हम भारत की बात करें तो भारत वर्तमान में घरेलू क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार है। पिछले दशक में भारत में विमानों और हवाई अड्डों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल एविएशन पर पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग में आयोजित किया गया था। चीन के एप्स्टार 6E उपग्रह ने हांगकांग में सफलतापूर्वक इन ऑर्बिट टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन और ग्राउंड स्टेशन टेक्नोलॉजी में सफलता प्राप्त की है। इसका अर्थ है कि उपग्रह सभी इन ऑर्बिट परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास करने के बाद पूरी तरह से शुरू हो गया है। यह चीन का पहला संचार उपग्रह है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन द्वारा संचालित है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित यह उपग्रह भूस्थिर कक्षा में संचालित होगा। इसे जनवरी 2023 में लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इसे 15 वर्षों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में कुशल और उच्च क्षमता वाली ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं मुहैया करना है। ओमान तट के पास एक तेल टैंकर के पलटने के बाद उसके 16 लोगों का पूरा दल लापता हो गया। इस दल में 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई नागरिक शामिल थे। भारतीय नौसेना ने खोज अभियान के लिए INS टेक को तैनात किया है। सल्तनत के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर द्वारा की गई जानकारी के अनुसार कोमोरोस के झंडे वाला एक तेल टैंकर रस मदराका से 25 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में डुक्म बंदरगाह शहर के पास पलट गया। डुक्म बंदरगाह ओमान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है और इस जहाज की पहचान प्रेस्टीज फाल्कन के नाम से हुई है। यह जहाज 2007 में निर्मित 117 मीटर लंबा तेल उत्पाद टैंकर है। सरकार ने भारत का ई-मोबिलिटी R&D रोड मैप जारी किया है। इसका मकसद भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करना है। रोड मैप के 4 मुख्य केंद्र बिंदु ऊर्जा भंडारण सेल, EV एग्रीगेट्स, मटेरियल एंड रिसाइकलिंग और चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग है। यह रोड मैप इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 5 साल की योजना प्रदान करता है। यह 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कटौती करने की भारत की योजना का एक हिस्सा होगा और नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। इसे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। भारत सरकार यूविन पोर्टल को अखिल भारतीय स्तर पर लॉन्च करने की योजना में है। नियमित टीकाकरण की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत पोर्टल को
कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन प्रणाली कोविन की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। वर्तमान में यूविन पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट मोड में है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत करने और टीकाकरण करने, नवजात शिशु के जन्म को पंजीकृत करने और टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान के अनुसार 2023 में भारत में 0 डोज चिल्ड्रन की संख्या 1.6 मिलियन है, जो 2022 की तुलना में अधिक है। यह भारत में 2023 में टीका नहीं लगवाने वाले बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, जो नाइजीरिया के बाद दूसरे स्थान पर आती है। यहाँ 0 डोज चिल्ड्रन से तात्पर्य वे बच्चे जिन्हें डीटीपी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस जैसी वैक्सीन की पहली खुराक नहीं मिली हो। इसकी गणना जीवित बचे शिशुओं की अनुमानित संख्या और डीटीपी की पहली खुराक पाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मेडी क्लिनिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसे भारतीय अनुदान सहायता से बनाया गया है। इसी दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्वागत भोजपुरी गीत गवाई से किया गया। गीत गवाई विवाह से पहले की एक रस्म है। इसमें अनुष्ठान, प्रार्थना, गीत, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं। इसे आमतौर पर मॉरिशस में भारतीय मूल के भोजपुरी भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदायों द्वारा पेश किया जाता है। यह सामुदायिक पहचान और सामूहिक सांस्कृतिक स्मृति की अभिव्यक्ति है। इस प्रथा और इससे जुड़े कौशल के बारे में ज्ञान पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक अनौपचारिक और औपचारिक आधार पर प्रसारित किया जाता है। इस गीत को 2016 में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना शुरू की गई है। यहाँ अस्मिता का तात्पर्य अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाने से है। यह परियोजना भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कई पहलों में से एक है। इस परियोजना का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर 22 भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है, अर्थात प्रत्येक भाषा की 1,000 पुस्तक तैयार करना है। इस पहल को केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा भारतीय भाषा समिति के सहयोग से विकसित किया गया है तथा इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए 13 नोडल विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है। हर साल 18 जुलाई को विश्व भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांति, स्वतंत्रता और समानता के लिए उनके आजीवन संघर्ष को सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों से दूसरों की सेवा के लिए 67 मिनट समर्पित करने का आग्रह करता है। इस वर्ष की थीम गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है रखी गई है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में की गई थी, जिसमें शांति और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मंडेला साहब के अहम योगदान को सराहा गया था। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और रंग भेद के कट्टर विरोधी थे। लोकतंत्र, समानता और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस दिन को अहम बनाती है। भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण को शुरू करने की योजना बना रही है। इस चौथे चरण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली 50,000 बस्तियों तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 100 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा होगा। इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 50 किलोमीटर के भीतर के गांवों और बस्तियों तक कनेक्टिविटी में सुधार लाने पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। योजना का दूसरा चरण 2013 में और तीसरा चरण 2019 में शुरू किया गया था। स्टार्टअप हाइलेनर ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोल्ड फ्यूजन तकनीक को प्रदर्शित किया। कंपनी ये दावा कर रही है कि यह स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने वाली विश्व की पहली कोल्ड फ्यूजन तकनीक है। दरअसल हाइलेनर ने अपने लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रदर्शन किया, जो फ्यूजन के माध्यम से अतिरिक्त हीट उत्पन्न करने के लिए थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और बिजली का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर कोल्ड फ्यूजन के रूप में जानते हैं। यह तकनीक परमाणु अपशिष्ट का उपयोग या उत्सर्जन नहीं करती और इसमें किसी भी रेडियो एक्टिव सामग्री का उपयोग नहीं होता। इसका उपयोग अंतरिक्ष मिशनों से लेकर घरेलू और औद्योगिक हीटिंग तक विस्तृत है। युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। यहाँ कीर्ति से तात्पर्य खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से है। कीर्ति पहल खेलो इंडिया का हिस्सा है। यह खेल संस्कृति का निर्माण करने तथा प्रतिभाओं का एक ऐसा समूह तैयार करने के लिए एक खोज एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह अधिसूचित प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से प्रतिभाओं की पहचान करता है।
कीर्ति को भारत के 50 केंद्रों में लॉन्च किया गया था। इसका पहला चरण 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ से शुरू किया गया था। केरल सरकार ने एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन केरला 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। यह केरल में हाथियों की आबादी का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसका मकसद राज्य की सीमाओं के पार बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की समस्या का समाधान करना है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में केरल में हाथियों की आबादी का अनुमान 1793 के करीब लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% की गिरावट को दिखाता है। हाथियों की संख्या में गिरावट के पीछे एलिफेंट एंडोथीलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। यह वायरस खास तौर पर 10 वर्ष या उससे कम आयु के हाथी को अधिक प्रभावित करता है। यह हाथियों में तीव्र रक्तस्राव का कारण बनता है। गंभीर मामलों में संक्रमण के 24 घंटे के भीतर हाथियों की मौत हो जाती है। भारतीय खगोल वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 45वें कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च के दौरान दिया गया। दोस्तों, पुरस्कार विजेता को मेडल के साथ साथ वैज्ञानिक के नाम पर एक छोटे ग्रह के नामकरण से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के विकास में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल भारत के सबसे वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से एक हैं। वे एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष दूरबीन और चंद्र मिशन सहित प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे। दक्षिण कोरिया इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वर्ल्ड एटलस ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची जारी की। इस सूची के अनुसार विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खानों में से 2 खाने भारत में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खानों को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित ये दोनों खाने प्रति वर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोयला का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। इन खानों में विश्व की सबसे उन्नत खनन मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो पर्यावरण अनुकूल खनन कार्यों के लिए विस्फोट किए बिना ही कोयला निकालती हैं और काटती हैं।